नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम मिल रहे हैं मारवाड़ के इतिहास से संबंधित अगले पार्ट में। दोस्तों, इससे पहले हमने जब बात की थी राव मालदेव की बात की थी, और जो राव मालदेव थे वो किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि उनके मेवाड़ के साथ क्या संबंध रहे हैं, और उसके बाद जो उनके बीकानेर, क्योंकि जो बीकानेर में जो वंश था वो भी राठौड़ वंश था, उनके साथ क्या संबंध रहे हैं, और बीकानेर के साथ साथ मेड़ता जो कि नागौर में है वहाँ से उनसे क्या संबंध थे, क्योंकि वो ही उनके एक भाई से संबंधित राठौड़ वंश था। तो वो भी ही हमने संबंध पढ़े, उनके किस प्रकार से संबंध रहे, उनसे संबंधित पाहेबा साहेबा का युद्ध पड़ा, उसके बाद गिरी सुमेल का युद्ध जो शेरशाह सूरी के साथ हुआ था, उनकी सभी डिटेल्स हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। आज उनके पुत्र से संबंधित यानी उसके अगले शासक के रूप में पढ़ेंगे राव चंद्रसेन, जो कि अगला शासक हुआ है। ये बहुत ही प्रतापी शासक है, इतिहास में इनके बारे में बहुत ही अच्छा पढ़ने को मिलता है, क्योंकि ये महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक रहे, महाराणा प्रताप, उनके साथ साथ ये दूसरे शासक हैं जो कि मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं किए थे, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। तो देखिए, आज राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे। इनका सबसे पहले शासनकाल देखते हैं कि 1562 से 1581 के बीच इनका शासनकाल रहा है। हालांकि जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 1541 को। कब हुआ था? 15 जुलाई 1541 को, 16 जुलाई 1541 का इनका जन्म हुआ, और 1562 में ये राजगद्दी पर बैठे। और इनके जो राजगद्दी पर बैठने का कारण था वो ये था कि ये जो राव मालदेव थे उनके प्रिय जो रानी थी उनसे उत्पन्न पुत्र थे, इस वजह से इनको राजा नियुक्त किया गया था। हालांकि इनसे बड़े भी जो राजा पद के लिए दावेदार थे, इनसे बड़े थे भाई वो भी थे, लेकिन उनको राजा नहीं बनाया गया, और यहाँ पे राव चंद्रसेन को शासक बनाया गया जो कि छोटे भाई थे। उसमें देखिए, इनके पिता की अगर बात करें तो राव मालदेव थे, जैसे कि हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में डिटेल से। और राव मालदेव को देखिए, हमने जब पढ़ा था पिछला वीडियो में, तो उसमें देखिए राव मालदेव को पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पिता थे राव गांगा, उनको मारकर ही ये नया शासक बने थे। तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये रानी थी इनकी स्वरूपदेव, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ये एक झाली रानी थी, ठीक है, झाली रानी थी, और इसकी ही छोटी बहन, इसकी छोटी बहन थी यानी राव मालदेव की साली थी, उससे भी ये विवाह करना चाहते थे राव मालदेव। लेकिन राव मालदेव जब उनसे विवाह करना चाहते थे तो यहाँ के जो स्वरूपदेव के जो पिता थे वो नहीं चाहते थे, और स्वरूपदेव स्वयं भी नहीं चाहते थे कि ये राव मालदेव से शादी करे। इसलिए राव मालदेव की शादी करने से पूर्व ही जो उसकी जो साली थी उसका विवाह मेवाड़ के शासक उदय सिंह के साथ कर दिया जाता है। और इसकी वजह से, ये शादी की वजह से ही ऐसे बताया जाता है कि राव मालदेव और उदयपुर के जो शासक थे उदय सिंह, इन दोनों में अनबन हो गई थी, बाद में इनकी बनना बंद हो गई थी। और इनसे संबंधित एक बात ये भी है कि जब ये स्वरूपदेव यहाँ से जब अपनी बहन की शादी में जाती है मेवाड़ में, तो मेवाड़ में यहाँ पे कुछ गिफ्ट लेके जाती है। उस गिफ्ट में ऐसा बताते हैं कि उस गिफ्ट में यहाँ की जो मारवाड़ की जो कुल देवी है नागनेची माता, उसकी मूर्ति वहाँ चली जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि मेवाड़ में भी बहुत ही बड़ा मंदिर है जो कि नागनेची माता का। यहाँ पर भी, हालांकि माता वो मारवाड़ शासकों की कुलदेवी थी, लेकिन वहाँ पे राठौड़ों की कुलदेवी के होने के साथ साथ ये मेवाड़ में भी इसका एक भव्य मंदिर देखने को मिलता है नागनेची माता का। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, इनके भाइयों की अगर बात करें, देखिए राम था, ये राम था जो कि अन्य रानी से उत्पन्न पुत्र था। ये सबसे बड़ा शासक बनने के दावेदार था, सबसे बड़ा पुत्र होने के साथ साथ, जैसे राजपूत वंश में यही देखा जाता है कि जितने भी राजपूत, जितने भी शासक पड़े हैं उसमें यही प्रथा रही है कि जो पिता होता है उसका सबसे बड़ा पुत्र ही अगला शासक बनता है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, ये अपने भाइयों को मात देते हुए बाद में दूसरे शासक बने हैं, जिसके छोटा पुत्र भी था जो कि उदय सिंह था राव मालदेव का। इसको भी शासक नहीं बनाया, बाद में उदय सिंह को ही मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना गया है, जो कि मुगल संधि स्वीकार किए थे। तो हम बाद में देखेंगे। देखिए जब ये होता है कि जब मालदेव शासक बना था, तो इसमें क्या होता है कि मालदेव शासक बनने के बाद अपने भाइयों को भी खुश रखना चाहता था, और भाइयों को भी अपने साथ में लाके चलने वाला शासक बनता है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि राम जो सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा भाई होता है राव चंद्रसेन का, उसको क्या है, गोंदोज का जो राज्य है वो दिया गया कि आप यहाँ पे शासन करो और हम साथ में रहते हुए शासन करेंगे। और जो उदय सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह, उसको फलोदी जोधपुर का शासन दिया है। और रायमल होता है जो पुत्र, उससे छोटा भाई होता है, उससे संबंधित ये होता है कि सिवाना का उसको, जो कि यहाँ के मारवाड़ों की शरण स्थली भी कही जाती है, वो क्षेत्र इसको दिया गया। अब तीनों भाइयों में अच्छा
राज्य दे दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पे जो मेन जोधपुर का शासक बनता है वो राव चंद्रसेन बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब गद्दी होती है, गद्दी की भूख सभी पे होती है, चाहे वो पहले के ज़माने पे देख लो चाहे आज के में देख लो, गद्दी की भूख हमेशा रही है। उसके बाद देखिए उदय सिंह इस बात को नहीं मानता है और इसको दोनों के मध्य क्या है कि एक युद्ध होता है जो कि लोहानट का युद्ध कहा जाता है, जो कि उदय सिंह और राव चंद्रसेन के मध्य हुआ है। इसमें उदय सिंह हार जाता है। अब जब उदय सिंह हार जाता है तो अपनी हार को पछतावा होता है कि मैं युद्ध में हार गया। इस बात से अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये चीज़ कि कोई भी शासक अगर हार जाता है तो हमेशा ऐसे शासक से मदद लेने चला जाता है जो कि उससे अधिक बलशाली या फिर अधिक उसका साम्राज्यवाद रहा हो, उसके पास जाता है। तो यहाँ पे उस समय जो दिल्ली के शासक थे, मुगल साम्राज्य उस समय स्थापित था, तो यहाँ पे जो दिल्ली का जो शासक था उस समय अकबर था। तो अकबर के पास चला जाता है कौन? उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह अकबर के पास चला जाता है और अकबर को सारी बातें बताता है कि मैं दावेदार था और मेरा जो बड़ा भाई है राम वो राज्य के शासक के रूप में दावेदार था, लेकिन हम दोनों को ना बनाते हुए राव चंद्रसेन को नया शासक बना दिया, हमारे साथ अन्याय हुई है। और अकबर को क्या चाहिए था? अकबर को भी यही चाहिए था कि मैं राजस्थान में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करूं और राजस्थान में अपनी सीमाओं का विस्तार करूं, क्योंकि हर जो राजा होता है अभी यही चाहता है कि मेरी सीमाओं का अच्छे से विस्तार हो, मेरा जो राज्य का प्रशासन है वो बढ़े, हमारा राज्य बढ़े। तो यही चाहता, तो उसको भी राजस्थान में प्रवेश, क्योंकि उसका भी जो संबंध होता था जो गुजरात से कई बार आने जाने का होता तो राजस्थान से होकर जाना पड़ता। तो राजस्थान की जो बाधाएँ हैं उधर, जैसे बात करें अगर मेवाड़ में संबंधित हमने महाराणा प्रताप था, उसका जो कट्टर विरोधी था, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे राव चंद्रसेन हो गया था। और अगर बीच में देखे तो सिरोही में हमने पढ़ा था कि वहाँ जो शासक था सुल्तान देवड़ा, वो भी उसका विरोधी था। तो उससे संबंधित भी ये होता है कि इसको भी चाहिए था कि मैं राजस्थान में प्रवेश करूं, किसी भी तरीके से आंतरिक प्रवेश करूं, ताकि मैं इन सबको अपना संधि कर सके, इनका गुलाम बना सकूं इन सबको और अपना आधिपत्य जमा सकूं। तो अकबर भी यही चाहता था, इसको ऐसा मौका मिल गया जो कि उदय सिंह की तरफ से मिला। तो अकबर क्या करता है? अकबर यहाँ पे आक्रमण करवाता है और वो कब करवाता है? तो ये 1564 में, ये ध्यान रखना 1562 में ही राव चंद्रसेन राज्य पर बैठता है। उसके 2 साल बाद ही 1564 में हुसैन कुली खां जो कि सेनापति होता है अकबर का, तो अकबर का सेनापति होता है हुसैन कुली खां, वो जोधपुर आक्रमण करता है और जोधपुर से यहाँ पे क्या आक्रमण करके जीत लेता है। और यहाँ पे राव चंद्रसेन यहाँ से बग के आ जाता है, कहाँ पे? बदराजून। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जोधपुर का शासन वो हार जाता है और यहाँ से वो बग के आ जाता है बदराजून। बदराजून जो कि जालोर में है। देखिए बदराजून को बादराजून भी कहा जाता है, तो ये बात ध्यान रखें। अगर इसके थोड़ी डिटेल से बात करें तो बदराजून को बादराजून इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर थोड़ी स्पष्ट मैं बताऊं तो बदराजून का जो नाम है वो सुभद्रा और अर्जुन के नाम पर पड़ा है, जो कि सुभद्रा थी श्री कृष्ण की बहन, तो उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है सुभद्रा और अर्जुन के कारण बदराजून, इसलिए इसके बादराजून होते हुए बाद में इसका नाम परिवर्तन होते होते बदराजून रह गया। तो ये जालोर में स्थित है। और उसके बाद देखिए जब जालोर पे भी आक्रमण कर देता है, मुगल सेना पीछे लगी हुई थी। अभी तो पता नहीं राव चंद्रसेन के बारे में आपने सुना है कि राव चंद्रसेन तो हमेशा भागते ही रहे थे, मुगल सेना पीछे पीछे रही थी, तो ये आगे आगे। तो उस प्रकार देखिए तो बदराजून में ये चले गए। बदराजून से उसके बाद यहाँ पर जब आक्रमण हुआ जालोर में, मुगल साम्राज्य हुआ, तब यहाँ पे वो भग के आ गया सिवाना, जो कि मारवाड़ों की शरण स्थली कही जाती है। तो शरण स्थली में आने के बाद वो थोड़ा रुके और उसके बाद शरण स्थली पर भी सबसे पहले जो ये सेनापति होता है अकबर का जलाल खां, वो आक्रमण करता है। लेकिन ये आक्रमण ये क्या सफल नहीं होता। सफल नहीं होने की वजह से दूसरा आक्रमण होता है शाहबाज खां के द्वारा। शाहबाज खां के द्वारा 1576 में आक्रमण होता है। 1576 में आक्रमण होने के बाद यह जीत लिया जाता है सिवाना दुर्ग को। और यहाँ से भी वो क्या होता है, राव चंद्रसेन आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ के वो मेवाड़ में आता है। और मेवाड़ में कुछ समय बिताने के बाद वो सिरोही चला जाता है। सिरोही से फिर डूंगरपुर आता है। बहुत ही लंबा सफर तय किया। मैं ये कहूँ कि मेवाड़ का जितना सफ़र रहा है मुगलों के साथ, उससे ज़्यादा सफ़र इसका रहा है, क्योंकि मुगल तो जब थे आक्रमण किया था मेवाड़ पर, तब वहाँ तो महाराणा प्रताप ने फिर भी सामने से आक्रमण किया, जवाब दिया है, लोहा लिया है। लेकिन राव जो चंद्रसेन थे यहाँ पे मारवाड़ के, इन्होंने एक भी आक्रमण सीधा जो शासक था मुगल उसके साथ ऐसा कोई भी युद्ध नहीं किया था अकबर के साथ। वो हमेशा भागते ही रहे थे, एक सामने से कोई भी युद्ध उसने नहीं किया था।
उसके बाद वो सिरोही चले गए। सिरोही के बाद ऐसा बताते हैं कि डूंगरपुर आ गए और डूंगरपुर से बांसवाड़ा आ गए। बांसवाड़ा पे कुछ समय रुका था। यहाँ पे शासक था रावल प्रताप सिंह। रावल प्रताप सिंह ने इनको बहुत आदर सम्मान के रखा और बहुत अच्छे से इनकी सेवा भी की। और कुछ समय बिताने के बाद यहाँ पे जब इनको दबाव पड़ जाता है, और दबाव ये होता है कि इनके जब दबाव ये होता है कि मतलब इनके पास संपत्ति खत्म हो जाती है, और ये देखते हैं कि इतना बड़ा शासक है मुगल सम्राट अकबर, और उससे सामने हम कैसे टिक पाएंगे, इसलिए यहाँ से ये आगे बढ़ जाते हैं मेवाड़ में। मेवाड़ में वो आते हैं ना, तब महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक बताते हैं, कुंभलगढ़ में जब राज्याभिषेक हुआ है, उस राज्याभिषेक के समय सम्मिलित होने आए थे राव चंद्रसेन, जो कि मारवाड़ के थे। ये यहाँ पे सम्मिलित होने आते हैं, सम्मिलित होकर फिर वो आगे चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ये आ जाते हैं अजमेर में। अजमेर से आगे आने के बाद यहाँ सोजत पाली में आ जाते हैं। अब सोजत पाली में कुछ समय रुकने के बाद इनको यहाँ पे भी मुगल सेना पीछे पीछे आती है, तो ये सारण की पहाड़ियों में यानी पाली में आ जाते हैं। और पाली में एक जगह है सिचियाई। सिचियाई पाली में है। 11 जनवरी 1581 में इन्होंने खूब भागदौड़ करने के बाद यहाँ पे एक शासक होता है राठौड़ बेरीशाल। तो ध्यान रखना, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि बेरीशाल यहाँ का शासक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा देखा कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो मुगल शासक अकबर वो पीछे पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा ये बग नहीं सकता। तो इसके बाद ये क्या करता है कि इसके खाने में जहर मिला देता है। जहर मिलाने के बाद ही सिचियाई से कुछ समय आगे जाने के बाद ही यहाँ पे सिचियाई में भी इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की डेट आपको याद रखना है 1581 में, 11 जनवरी 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पे राव चंद्रसेन समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, इनका जो दाह संस्कार है वो किया गया था सारण में ही। कहाँ किया गया था? सारण पाली में ही इनका दाह संस्कार किया गया था। और वहाँ पर इनकी एक मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे इन्हें घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। और इनके पीछे, घोड़े के जस्ट पीछे 5 महिलाओं को दिखाया गया। उनसे ये प्रतीत होता है कि इनकी जो 5 महिलाएं थी, 5 रानियां थी, वो यहाँ पे सती होना बताया गया है, इसलिए ये प्रतीकात्मक मूर्तियाँ रखी गई हैं। और इनकी अगर उपाधियों की बात करें तो उपाधियाँ देखिए, इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। ये सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। भूला बिसरा राजा इसलिए कहा जाता है कि एक बार ये मारवाड़ से निकलने के बाद वापस मारवाड़ नहीं लौटे थे, ये हमेशा बगते ही रहते। अब देख ले कितना बगा है, वो आप ही देख सकते हैं। यहाँ पे जोधपुर से बदराजोन, बदराजोन से सिवाना, सिवाना से मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मेवाड़, अजमेर, सोजत पाली, फिर सारण, फिर सिचियाई में आके मृत्यु हो जाती है। यानी इतना भूला बिसरा इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वापस आए ही नहीं थे। हालांकि इसके मध्य में और महाराणा प्रताप के मध्य में राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या इनमें भिन्नता थी, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हमने डिटेल से बात करेंगे इनके तथ्यात्मक बातें, जिनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं वैसे ही प्रश्नों। क्योंकि आजकल जो प्रश्न को जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो इस प्रकार से नहीं देख रहा जैसे पहले पूछे जाए। इस बार जो तथ्यात्मक बातें पूछी जाती है, जिसमें आपको अभ्यासोदय के तौर पर उसमें दिया जाता है कि ए का तथ्य मिलान करो बी से, और बी का तथ्य मिलान सी से। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो उसी पैटर्न पे हम पढ़ेंगे। तो जितने भी इनकी तथ्यात्मक बातें हैं कि ये किन्ने में क्या क्या किस किस चीज़ों में इनकी समानता रही है, किस प्रकार से समान रहे, किस प्रकार से इन दोनों में भिन्नता रही है, वो हम कल वीडियो में डिटेल से बातें करेंगे। उसके बाद देखिए 1570 की घटना आपको याद रखनी है। 1570 में नागौर दरबार लगाया गया था अकबर की तरफ से। ऐसा बताते हैं कि अजमेर में ये आए हुए थे, अजमेर में जब माथा टेकने आए थे दरगाह में, उसके बाद 1570 में नागौर दरबार लगाया गया। हालांकि इसका कारण ये बताते हैं कि यहाँ पे एक शुक्र तालाब का निर्माण कराया गया, आपातकाल की स्थिति में करवाया गया था कि यहाँ पे ज़्यादा ही पानी की कमी हो गई थी, इसलिए यहाँ पे एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाना बताया गया। हालांकि ये एक महज एक सामान्य बात थी जो कि दिखावा था। हालांकि इसका जो मुख्य कारण इसका ये रहा था कि सभी जितने भी यहाँ के राजस्थान के शासक हैं उनसे संधि करवाना इसका मुख्य प्रयोजन था। ये तो केवल एक मात्र शुक्र तालाब केवल मात्र एक बहाना था इसका, जो कि राजस्थान के सभी जितने भी शासक हैं उनको क्या है अपनी तरफ खींचना था और अपने से संधि करवाना था। तो वो ये देखने के लिए यहाँ पे नागौर दरबार 1570 में लगाया गया था। तो ये विशेष डेट आपको पता रखनी है। 1570 में नागौर दरबार लगाया गया था और यहाँ पे कारण बताया गया था, यहाँ पे आपातकाल की स्थिति में शुक्र तालाब बनाना। अब ऐसा बताते हैं यहाँ पे आसपास के जितने भी शासक हैं, राव चंद्रसेन को और महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को छोड़कर इन 2 शासक फिर भी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। हालांकि राव चंद्रसेन इस दरबार में आते हैं, उनसे पहले शायद हो सकता है इनका मन रहा हो
लेकिन महाराणा प्रताप तो खैर ऐसे थे नहीं, उनको तो जन्म हुआ था उसके बाद ही वो तो सोच लिए थे कि मैं मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन ये यहाँ पे 1570 में यहाँ पे आते हैं, शायद अधीनता स्वीकार करने ही आते, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये देखते हैं कि मेरा छोटा भाई पहले से ही यहाँ पे मिला हुआ है, उदय सिंह, जो कि मोटा राजा उदय सिंह थे, वो यहाँ पे अकबर के पास पहले ही मिला हुआ था, क्योंकि उसको राज्य नहीं मिलने की वजह से पहले ही मिल चुका था, उसी की वजह से तो भागता फिर रहा था अकबर के डर से। तो इस वजह से ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पे आया तो था वो अधीनता स्वीकार करने, लेकिन अपने भाई को देखकर वहाँ से वापस लौट गया। इस बात से अकबर भी निराश हुआ था और बहुत गुस्सा भी हुआ था कि ये कैसा शासक है जो मेरे दरबार में आने के बाद ही वापस चला गया, मेरा क्या खौफ नहीं है क्या। इस वजह से इन्होंने बाद में और भी ज़्यादा कटाक्ष होने लगी और फिर ऐसा राव चंद्रसेन को आगे और फिर अकबर को पीछे लगना पड़ा। तो ये था एक 1570 का नागौर दरबार, जिसमें आसपास के सभी शासकों ने अधीनता स्वीकार करी। जैसे हम देखें कि बीकानेर का जो शासक था कल्याणमल, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार की। उसके बाद जो जैसलमेर का शासक था हरराज बाठी, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार करी। आमेर के शासक मान लो, जिसमें आमेर के शासक थे मान सिंह, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार, मतलब आसपास के जितने भी शासक थे सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी नागौर दरबार के तहत। लेकिन चंद्रसेन और मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, उन दोनों ने यहाँ पे अधीनता स्वीकार नहीं करना बताया जाता है। और जब 1570 में नागौर दरबार लगाया गया, उसमें अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो 1572 से 1574 के बीच जोधपुर का शासक नियुक्त किया है, वो राय सिंह को नियुक्त किया है, जो कि बीकानेर के शासक थे। ये ध्यान रखना, बीकानेर का शासक था राय सिंह। इन्होंने ही जोधपुर शासन की, जो कि अकबर के द्वारा करवाया गया था, कि 1572 से 1574 के मध्य यहाँ पे शासन करवाया गया था बीकानेर के शासक को, राय सिंह को ना। उसके बाद देखिए इससे संबंधित जैसे राय सबसे ज़्यादा मोस्टली ये पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इस बारे में हम कल बात करेंगे कि महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के मध्य क्या क्या समानता, क्या क्या भिन्नता। उसके बाद देखिए राव चंद्रसेन के बाद जो शासक बनता है वो उसका भाई होता है, जो कि मोटा राजा उदय सिंह के नाम से बाद में जाना जाता है। और इनको जो शासन के रूप में यहाँ पर गद्दी पर बैठाता है वो अकबर ही बैठाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अधीनता स्वीकार कर चुका हुआ शासक पहले से ही था, क्योंकि 1570 में जो नागौर दरबार लगा था उससे पहले ही ये अधीनता स्वीकार कर चुका था। तो ये अकबर की तरफ से ही राजगद्दी पर यहाँ पे जोधपुर पे बैठा था मोटा राजा उदय सिंह। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये ध्यान रखना। ये दूसरा शासक बताते हैं जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उससे पहले देखिए आपने अकबर के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो आमेर की तरफ से किया गया था। उसके बाद जो दूसरा जो वैवाहिक स्थापित किया वो मानबाई, जो कि उदय सिंह की पुत्री थी, और यहाँ अकबर का पुत्र था सलीम, जिसका वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। और इसके बाद ऐसे बताते हैं कि सलीम ने मानबाई को एक उपाधि दी थी, जिसे जगत गुसाई की उपाधि कहा जाता है। ये उपाधि दी गई, इनसे पुत्र जो होता है शाहजहाँ होता है पुत्र, जो कि खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। हालांकि पहले नेक्स्ट बढ़ने से पहले हम उनके बीच में जो क्या क्या समानता, क्या क्या भिन्नता रही है महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के, वो भी देखेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।